हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं बिहार पुलिस टेस्ट नंबर 10 का सोल्यूशन, जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन सर के द्वारा जो बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम का टेस्ट प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, उसका आज हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। और चलिए शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन को आराम आराम से हम लोग देखते चलते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, काकोरी केस के अभियुक्तों को बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में बचाव समिति का गठन किया गया था? तो काकोरी केस के अभियुक्तों को बचाव हेतु गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में जो है बचाव समिति का गठन किया गया था। और इस बचाव समिति में गोविंद वल्लभ पंत के अलावे मोहनलाल सक्सेना, चंद्रभानु गुप्ता, गोपीनाथ श्रीवास्तव जैसे और भी बहुत सारे जो गोविंद वल्लभ पंत के साथ जो थे वो अध्यक्षता बचाव समिति का जो सदस्य थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गोविंद वल्लभ पंत। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942। 1942 में जो है बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी। और 1942 की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही, भारत छोड़ो आंदोलन भी 1942 के समय हुई थी। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने कहा था, मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। भारत छोड़ो आंदोलन ये जो है आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 9 अगस्त 1942 से। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही कांग्रेस के मुख्य नेताओं गांधी जी के अलावे जो कांग्रेस के जो मुख्य नेता थे जैसे सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, ये सब जयप्रकाश नारायण, ये सब को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया था। तो आइए हम लोग जानते हैं किसको कौन सा जेल में बंद किया गया था। तो गांधी जी और सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को गिरफ्तार करके पुणे के आगा खां पैलेस में बंद कर दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर जेल में बंद कर दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर के जेल में तथा जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था। और जयप्रकाश नारायण जो कि जेल से दिवाली की रात फरार हो गए थे और वहां से वो नेपाल चले गए थे और नेपाल जाकर ही उन्होंने आज़ाद दास्तां नामक दल का गठन किया गया था। चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कौन सा गवर्नर जनरल रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर जॉर्ज बार्लो। सर जॉर्ज बार्लो जो था वो रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थक था। तो सर जॉर्ज बार्लो का कार्यकाल था 1805 से 1807। और वेल्लोर का सिपाही विद्रोह जो है 1806 उसी के समय में हुआ था। सर जॉर्ज बार्लो के समय ही वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था, 1806 में उसी के समय हुआ था। आइए कुछ गवर्नर जनरल का कार्यकाल के विषय में हम लोग जान लेते हैं। जैसे सर जॉन सॉर, इसका हो जाएगा 1793 से 98। और एक ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग का जो कार्यकाल है 1813 से 1823। सर लॉर्ड मिंटो, इसका जो कार्यकाल है वो 1807 से 1813। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, नेटिव ओपिनियन नामक अंग्रेजी पत्रिका का संपादक कौन था? नेटिव ओपिनियन नामक अंग्रेजी पत्रिका का संपादक कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा सी, वी.एन. मांडलिक। अगर अंग्रेजी पत्रिका की बात करें तो नेटिव ओपिनियन का संपादन जो है 1864 में अंग्रेजी भाषा में हुई थी, जो कि वी.एन. मांडलिक के द्वारा हुई थी। और इसका प्रकाशन स्थल जो था वो बम्बई था। आइए कुछ अन्य अंग्रेजी समाचार पत्र एवं संपादक के विषय में हम लोग जान लेते हैं। जैसे यंग इंडिया समाचार पत्र 1919 ईस्वी में ये लॉन्च हुआ था और इसके जो संपादक थे वो महात्मा गांधी थे। द इंडिपेंडेंट ये 1919 में समाचार पत्र आया था और इसके संपादक मोतीलाल नेहरू थे।
बंगाली, बंगाली जो समाचार पत्र, अंग्रेजी समाचार पत्र बंगाली है, नाम बंगाली है लेकिन ये भी अंग्रेजी समाचार पत्र है और इसके संपादक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। द ट्रिब्यून, द ट्रिब्यून 1881 में आया था, इसके संपादक दयाल सिंह मजीठिया था, दयाल सिंह मजीठिया। एक है और कॉमरेड, कॉमरेड अंग्रेजी समाचार पत्र थे और ये आया था 1911 में, इसके संपादक थे मोहम्मद अली। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किस सैंधव स्थल से अलंकृत हाथी के अवशेष मिले हैं? किस सैंधव स्थल से अलंकृत हाथी के अवशेष मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चन्हुदड़ो से। चन्हुदड़ो से जो है अलंकृत हाथी के अवशेष मिले हैं। चन्हुदड़ो से और क्या क्या चीज के अवशेष मिले हैं आइए हम लोग जानते हैं। जैसे अलंकृत हाथी हो गया, वक्राकार ईंटें, कंघा, लिपस्टिक, 4 पहियों वाली गाड़ी, मनके इत्यादि जो है चन्हुदड़ो से मिले हैं। चन्हुदड़ो की अगर बात करें तो चन्हुदड़ो का सर्वप्रथम खोज, चन्हुदड़ो का खोज जो 1934 में किया गया था, गोपाल मजुमदार ने किया था और फिर 1935 में अर्नेस्ट मैके के द्वारा यहाँ उत्खनन करवाया गया था। आइए मोहनजोदड़ो के विषय में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है, मोहनजोदड़ो से जो कुछ अवशेष मिले हैं वो कौन कौन से अवशेष मिले हैं, कुछ अवशेष के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे वृहद स्नानघर, मातृ देवी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, राजमुद्रक, सूती कपड़ा, हाथी का कपालखंड, ये सब जो है मोहनजोदड़ो से अवशेष मिले हैं। बनावली, बनावली में हम लोग को देखने को क्या मिला है? बनावली का जो अवशेष है, हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने, जौ, तांबे का वानाग्र आदि जो है बनावली से मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस अभियान का संबंध मोहम्मद बिन कासिम से है? मतलब किस अभियान का संबंध जो है मोहम्मद बिन कासिम से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपरोक्त सभी का जो है संबंध मोहम्मद बिन कासिम से है। जैसे देवल अभियान, अरोर अभियान, सेहबन अभियान, ये तीनों अभियान जो है मोहम्मद बिन कासिम से संबंधित है। इसके अलावा भी अभियान है जैसे रावर अभियान, मुल्तान अभियान आदि का संबंध जो है मोहम्मद बिन कासिम से है। ब्रह्मनाद अभियान भी है। अगर मोहम्मद बिन कासिम की बात करें तो अरबों द्वारा भारत पर पहला सफल आक्रमण जो है 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था और मोहम्मद बिन कासिम ने ही मकरान के रास्ते पर सर्वप्रथम देवल पर आक्रमण किया था। ये जो सबसे प्रथम बार आक्रमण किया था वो देवल पर आक्रमण किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कौन से संत दिल्ली के चिराग के नाम से अधिक प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 8, कौन से संत दिल्ली के चिराग के नाम से अधिक प्रसिद्ध है? मतलब चिराग दिल्ली, चिराग दिल्ली किसे कहा जाता है? नसरुद्दीन मोहम्मद साहब को, नसरुद्दीन मोहम्मद को। निजामुद्दीन औलिया की बात कर ले तो इन्हें महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है। निजामुद्दीन औलिया की बात कर ले तो इन्हें महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? शांति को खतरा नाम से श्वेत पत्र किस देश ने जारी किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका ने। अमेरिका ने जो है वो शांति को खतरा नाम से जो है श्वेत पत्र जारी किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1925 में केवी हेडगेवार के द्वारा जो है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ये आरएसएस का फुल फॉर्म है और आरएसएस का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में। हेडगेवार जी ने आरएसएस की स्थापना की थी, वो भी 1925 में, और इनको आरएसएस का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किस तीर्थकर का जन्म मिथिला में हुआ था? तो किस मिथिला में जन्म? मल्लीनाथ जो है ऑप्शन नंबर बी, मल्लीनाथ का जन्म जो है मिथिला में हुआ था।
और मल्लिनाथ की अगर बात करें तो ये जो है जैन धर्म के 19वें तीर्थकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह कलश था। और जैन धर्म के कुछ और तीर्थकर के नाम जान लेते हैं, जैसे नेमिनाथ 21वें तीर्थकर थे, शीतलनाथ 10वें तीर्थकर थे। और शीतलनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो है वत्स था, और नेमिनाथ का जो है नीलोपतल था। मल्लिनाथ की अगर बात करें तो मल्लिनाथ को श्वेतांबर संप्रदाय के लोग स्त्री, जबकि दिगंबर संप्रदाय के लोग पुरुष मानते थे। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग मल्लिनाथ को स्त्री मानते थे और दिगंबर संप्रदाय के लोग मल्लिनाथ जी को पुरुष मानते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई? तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई है 1906 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में हुई थी और इसके जो संस्थापक थे वे प्रमुख व्यक्ति थे। इनका नाम था श्री कृष्ण एवं तेजेश्वर प्रसाद थे। तेजेश्वर प्रसाद और श्री कृष्ण के द्वारा बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में की गई थी। और बात कर लेते हैं 1906 में, तो मुस्लिम लीग की भी स्थापना 1906 में की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो मैथ है। तो मैथ का जो है सॉल्यूशन हम एक अगले वीडियो में हम बना दिए हैं। एक अगले वीडियो में सॉल्यूशन उसका आ गया है। आप लोग मैथ का भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसी चैनल पे आपको इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा या फिर वीडियोज में जाइएगा, आप देख सकते हैं। ज्ञान बिंदु स्टडी चैनल पे आपको मैथ का भी सॉल्यूशन बिहार पुलिस का टेस्ट नंबर 10 का आपको मिल जाएगा। चलिए 13 से जो है कंटिन्यू मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा उससे, इसमें आंसर भी बता दिए हैं। आंसर अगर आप चाहें तो यहाँ से इसको टिक करते हैं। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेकिन सीट में बी दिया गया है वो गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 14 का हो जाएगा 14 का बी। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है शायद। क्वेश्चन सॉल्व किए हैं हम, तुमको याद है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन इसका राइट आंसर कुछ और ही है, ये ऑप्शन शायद गलत है। आप देख लीजिएगा, उस सॉल्यूशन में हम बता दिए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 19 का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 21 का राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 23 की बात करें तो क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं। तत्वों के रासायनिक गुणों व संयोजी इलेक्ट्रॉन के मध्य संबंध के विषय में असत्य कथन को पहचानना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ही है वो असत्य कथन है। जैसे संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा परमाणु में उपस्थित अन्य इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा कम होती है, नहीं, अन्य इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा ज्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिरका का पीएच मान क्या है? सिरका का पीएच मान क्या है? तो सिरका का पीएच मान हो जाएगा 2.4। सिरका का पीएच मान क्या हो जाएगा? 2.4। आइए कुछ और पदार्थ है, उसके पदार्थ को हम लोग पीएच मान जान लेते हैं। जैसे समुद्री जल की बात करें तो समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है, जो सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद होता है रक्त का जो ब्लड, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। लार का पीएच मान कितना होता है? 6.5। और अगर नींबू की बात करें तो नींबू का जो पीएच मान होता है 2.2 होता है, 2.2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन बेरियम का अयस्क है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बेराइट जो है वो बेरियम का अयस्क है। और बेराइट का जो
फॉर्मूला होता है वो होता है BaSO4। आइए कुछ और अयस्क जिनके तत्व के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे अयस्क जिंकाइट, ये जिंक तत्व से संबंधित है। क्यूपराइट कॉपर, सिल्वेनाइट्रस सोना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? लोहे में लगा जंग रासायनिक रूप से होता है। लोहे में लगा जंग रासायनिक रूप से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेरसोफेरिक ऑक्साइड। फेरसोफेरिक ऑक्साइड जो है लोहे में लगा जंग का रासायनिक रूप से होता है। फोरसोफेरिक ऑक्साइड का अगर बात कर ले तो इसका सूत्र होता है Fe2O3XH2O होता है। लोहे में जंग लगने के लिए वायु में ऑक्सीजन और नमी दोनों की आवश्यकता होती है। लोहे में जंग लगना कैसा है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और जंग रहित लोहा बनाने में क्रोमियम धातु का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कैल्शियम कार्बाइड जल की प्रतिक्रिया के साथ कौन सा गैस उत्पन्न करती है? कैल्शियम कार्बाइड जल की प्रतिक्रिया के साथ कौन सा गैस उत्पन्न करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस जो है कैल्शियम कार्बाइड जल की प्रतिक्रिया के साथ ये गैस उत्पन्न करते हैं। कैल्शियम कार्बाइड की अगर बात कर लेते हैं तो कैल्शियम कार्बाइड और पानी के बीच अभिक्रिया से ही एसिटिलीन गैस का निर्माण होता है। कैल्शियम फॉस्फेट का प्रयोग टूथपेस्ट बनाने में किया जाता है और कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 एवं परमाणु भार 40 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? मीठे शीतल पेय जो सॉफ्ट ड्रिंक का प्रमुख घटक है। सॉफ्ट ड्रिंक का प्रमुख घटक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है सॉफ्ट ड्रिंक यानी मीठे शीतल पेय का प्रमुख घटक है। कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बोनिक एसिड, चीनी इत्यादि शामिल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित खनिजों में से किस एक में मुख्यतः सिलिका होता है? सिलिका किस में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वार्टज। क्वार्टज में सिलिका देखने को मिलता है। जैसे क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या हो जाता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2 इसका सूत्र है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? सांड के शुक्राणु को रखा जाता है। सांड के शुक्राणु को रखा जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तरल नाइट्रोजन। तरल नाइट्रोजन में सांड के शुक्राणु को तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो वायुमंडल का जो 78% भाग है वो नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन के यौगिकी में अमोनिया का एक प्रमुख यौगिक होता है और अमोनिया का निर्माण हाइबर विधि के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। नाइट्रोजन के निम्नलिखित ऑक्साइडों में कौन सा एक नाइट्रिक अम्ल के एनहाइड्राइड के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, N2O5 को एनहाइड्राइड के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी। नाइट्रिक अम्ल HNO3 का प्रयोग किया जाता है तांबा, पीतल एवं कांच पर चित्र उत्कीर्णन करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हरित क्रांति। क्वेश्चन नंबर 33। हरित क्रांति का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था? तो हरित क्रांति का प्रारंभ जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो तीसरा पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1961 से 66 था। जे सैंडी सुखमय चक्रवृत्ति एवं महालनोबिस मॉडल पर जो है आधारित थी। अगर क्रांति की बात कर लेते हैं, हरित क्रांति की बात कर लेते तो भारत में हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक जो है MS स्वामीनाथन को कहा जाता है और विश्व में हरित क्रांति के जनक बोरलॉग को कहा जाता है। इसका सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव जो है गेहूं पर पड़ा है, जिसका पैदावार में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुणे। पुणे में जो है भारतीय अंगूर प्रसंस्करण का बोर्ड का मुख्यालय है। अगर बात कर लेते हैं हम लोग राष्ट्रीय जूट बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता। और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? भारत में औद्योगिक नीति पुनः कब लाई गई? तो औद्योगिक नीति भारत में कब लाई गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। 1956 में औद्योगिक नीति पुनः लाई गई। चलिए कुछ इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 1956 में पुनः औद्योगिक नीति लाई गई। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार, सहकारी क्षेत्र का विकास तथा निजी एकाधिकार पर नियंत्रण जैसे उद्देश्य शामिल किए गए थे। एक पॉइंट और हम लोग जान लेते हैं। जैसे आज़ादी के बाद देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा जो है 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन केंद्रीय उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा किया गया था। और हम लोग और एक चीज, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अगर बात करें तो एक जो पार्टी का गठन हुआ था जनसंघ पार्टी, जो बीजेपी में अब कन्वर्ट हो गई है, बीजेपी में कन्वर्ट हो गई 1980 में। इससे पहले जो जनसंघ पार्टी थी, जनसंघ पार्टी का जो स्थापना किया था वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया गया था। और नई औद्योगिक नीति की घोषणा 24 जुलाई 1991 को की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI की स्थापना कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1990 में किया गया। 2 अप्रैल 1990 को जो है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के स्थापना किया गया था। और SIDBI की अगर बात कर लेते तो भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम वित्त कंपनियों के समग्र लाइसेंस और विनियमन के लिए शीर्ष नियामक निकाय के रूप में ये बैंक जाना जाता है। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? महाजन समिति किससे संबंधित है? महाजन समिति किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीनी उद्योग। चीनी उद्योग से जो है महाजन समिति संबंध है। महाजन समिति का संबंध चीनी उद्योग से है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं गायपोरिया समिति का संबंध बैंक सेवा सुधार से है। कुछ और समिति की बात कर लेते हैं, जैसे सत्यम समिति का जो संबंध है वो वस्त्र नीति से संबंधित है। मीरा सेठ समिति की बात कर लेते तो हथकरघा के विकास, जो कि ऑप्शन नंबर डी क्यों है, इसका ये हो जाएगा मीरा सेठ समिति से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है जीरो बेस बजटिंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? जीरो बेस बजटिंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीटर पायर ने, ऑप्शन नंबर ए। पीटर पायर ने जो है जीरो बेस बजटिंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। आइए कुछ और सिद्धांत के बारे में हम लोग जान लेते हैं जिसके प्रतिपादक कौन है। तो जैसे प्रच्छन्न बेरोजगारी सिद्धांत, इसके प्रतिपादक है रेगनर नरकस। इष्टतम कारारोपण का सिद्धांत आर्थर लेफर के इसके प्रतिपादक हैं। न्यूनतम त्याग का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक हैं JS मिल। प्रबल धक्का का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक हैं रोजस्टीन रोडो। चलिए एक और है असंतुलित विकास का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक हर्षमैन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरी। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 1956 के दौरान की गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें तो भारी उद्योगों एवं खनिजों को उच्च प्राथमिक दी गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग व खनिजों को जो है उच्च प्राथमिकता दी गई थी, जिसके फलस्वरूप
मिलाई व राउरकेला के इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग। रीजनिंग तो आप लोग बना ही दियोगे, हम आंसर टिक लगा देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये इसमें चित्र में कितने त्रिभुज है वो काउंट करना है, इसका 25 आंसर हो जाएगा। 41 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ए। ये देखिए बिल्कुल इजी है। देखिए कैसे बनाना है आपको डाइस। अगर जिनको डाइस नहीं समझ में आ रहा है बस ध्यान से सुनिएगा हम क्या कह रहे हैं। जैसे इसमें लिखा है नीचे एक ही पासे के दो प्रारूप को दर्शाया गया है, अतः जब 3 अंक ऊपर है तो निचले सतह पर कौन होगा। दोनों डाइस में आपको जो है वो कॉमन फैक्टर लेना है, कॉमन अंक। जैसे 3 है तो 3 का रहा ऊपर होगा, तो उसके 3 के अपोजिट कौन सा होगा, यानी 3 का अपोजिट अगर हम पहले डाइस में देखें तो 5 6 नहीं हो सकता, जब भी होगा तो 5 6 के अलावा होगा। दूसरा डाइस क्या कह रहा है, 3 के अपोजिट 1 और 2 नहीं हो सकता, जब भी होगा तो 1 2 5 6 के अलावा। तो 1 2 5 6 और 3 के अलावा क्या है, एक 4 ही तो है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य 3 से विषम हो। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा पक्षी। पक्षी इसलिए भिन्न है क्योंकि बाकी जो है वो एक पक्षी का नाम है, जैसे एक पक्षी की जातियां हैं, जैसे कोयल की जातियां, बुलबुल, कबूतर, और ये टोटल और ये तीनों पक्षी की जातियों को हम लोग क्या कहते हैं, पक्षी कहते हैं, इसलिए ये पक्षी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, डीआरडीओ का सर्वत्र क्या है, डीआरडीओ का। तो डीआरडीओ किससे संबंधित है, डीआरडीओ का सर्वत्र जो है मल्टी स्पैन मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली की सुविधा से है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मोबाइल सेतु निर्माण सुविधा से है। और डीआरडी की बात कर लेते हैं, तो ये जो है यह 100 मिनट के भीतर 15 मीटर के चरणों में 75 मीटर तक की गीली या सूखी बाधाओं से निपटने के लिए सभी प्रकार के सैन्य यातायात के लिए बहुमुखी ब्रिजिंग समाधान प्रदान करता है, और इसका उपयोग बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान आपातकालीन पुल के रूप में किया जा सकता है। डीआरडीओ का जो सर्वत्र मल्टी स्पैन मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा जो है 20 के दांत कहानी के लेखक हैं। अगर हम बात करें कुछ और लेखक एवं रचनाएं, जैसे मैक्स मूलर के जो रचनाएं हैं, मैक्स मूलर जो है वो भारत से हमने क्या सीखा, इसकी जो लेखक है वो मैक्स मूलर है। दोपहर का भोजन ये रचनाएं के लेखक है अमरकांत। आविन्यो के लेखक हैं अशोक वाजपेयी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, शायद कोई कमरे में छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द हैं। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है कोई, तो इसमें प्रश्नवाचक तो प्रश्न तो हो नहीं रहा। सेकंड नंबर ऑप्शन कह रहा है संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। तो शायद कोई क्या है, अनिश्चयवाचक टाइप का लग रहा है, अनिश्चय नहीं लग रहा है, मतलब कौन है नहीं पता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। 46 का सी हो जाएगा। जैसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात कर ले तो कोई कुछ के अंतर्गत आया तो निश्चय मतलब यह वह ये वो तुम, ये सब क्या है, निश्चय। अगर प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात कर लेते तो कौन क्या क्यों, ये सब जो है प्रश्नवाचक के अंतर्गत आता है। और निजवाचक सर्वनाम, निज मतलब कि खुद के बारे में बताना, जैसे निज मतलब कोई पर्सनल टाइप का हो गया, जैसे स्वयं, अपने आप, खुद, मैं, ये सब जो है वो है निजवाचक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कितने नंबर है, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाच्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य जो है 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य की क्रिया का जो हस्तांतरण है, जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में जिसकी प्रधानता है वो होता है वाच्य। चलिए
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 48। जिस वाक्य से आश्चर्य का बोध हो उसे क्या कहेंगे? जिस वाक्य से आश्चर्य का बोध हो मतलब विस्मयवाचक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विस्मयवाचक कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जो शब्द के अंत में जुड़कर जो भाव या अर्थ परिवर्तन करते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यय। और जो शब्द के शुरू में जो स्टार्टिंग में जुड़कर अगर कोई शब्द का अर्थ या भाव परिवर्तन कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। तो लास्ट वाला यहाँ इस क्वेश्चन के बारे में कह रहा है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, वाक्य में फूल कौन सी संज्ञा है? गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है तो फूल की कौन सी संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फूल। गुलाब का जो फूल है वो पूरे जाति का बोध कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर नहीं हाँ वही जातिवाचक संज्ञा। गुलाब फूलों का श्रेष्ठ है, वाक्य में जातिवाचक संज्ञा का जो है फूल से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 51 नंबर। यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है, वाक्य में निश्चय वाचक सर्वनाम के अभी हम आपको बताए थे निश्चय वाचक सर्वनाम क्या होता है, जैसे मैं, तुम, आप, स्वयं, ये सब जो है निश्चय वाचक है। निश्चय मतलब नहीं निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय मतलब होता है जैसे यह, वह, ए, वो, सॉरी वो निजवाचक के बारे में बता दिए थे मिस्टेक से, चलिए सॉरी। निश्चयवाचक मतलब यह, वह, ए, वो जो है वो निश्चयवाचक है। तो इसमें निश्चयवाचक के सर्वनाम कौन है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 51 का डी, या। क्वेश्चन नंबर 52 की 50 को क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 52 की ओर। 52 का आह कितना सुंदर दृश्य, वाक्य में किस प्रकार का ये वाक्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे ही पूर्ण विराम आया ना तो वो विस्मयवाचक का ही वाक्य हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर पूर्ण विराम आया वो एकदम आंख बंद करके विस्मयवाचक के ऑप्शन के साथ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कर रहा है, गलनांक और दाब के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गलनांक और दाब का संबंध में जो है निम्न में से कौन सा कथन इसका सत्य नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसी भी पदार्थ के संकुचन अथवा प्रसार से दाब बढ़ाने पर गलनांक का कोई संबंध नहीं होता है। दाब बढ़ने से गलनांक की हर स्थिति कम हो जाता है। ये हो जाएगा सत्य नहीं है, बाकी सत्य है। इसका ये जो गलत है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। विकिरण द्वारा किसी वस्तु से क्षय होने वाली ऊष्मा की दर को निम्न में से किस पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी पर। विकिरण द्वारा किसी वस्तु से क्षय होने वाली ऊष्मा की दर को ये जो वस्तु के पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करती है, वस्तु के पृष्ठ क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, केवल वस्तु और उसके आसपास के वातावरण के तापांतर पर भी निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, जब समान आवृत्ति या आयाम की दो ध्वनि तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है तो उस बिंदु पर ध्वनि की ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को कहते हैं ध्वनि की व्यतिकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस घटना को ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। वायुमंडलीय दाब की पहली बार गणना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉन ग्यूरिक। वॉन ग्यूरिक ने, ऑप्शन नंबर सी, वॉन ग्यूरिक ने वायुमंडलीय दाब की पहली बार गणना की थी। वायुमंडलीय दाब की अगर बात कर लेते हैं तो समुद्र तल पर 1.013 मल्टीप्लाई 10⁵ पास्कल
है। इसे एक वायुमंडलीय दाब भी कहते हैं। वायुमंडलीय दाब का मापन बैरोमीटर से करते हैं। बैरोमीटर की खोज जो है इटालियन वैज्ञानिक ई टोरिसेले ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है? पृथ्वी के तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का कक्षीय चाल लगभग क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। एक सेकेंड में 8 किलोमीटर प्रति घंटा 8 किलोमीटर की जो है चक्कर लगाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 58, प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो है प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है? रिक्टर स्केल में प्रत्येक पाठ्यांक पिछले पाठ्यांक से कितना गुना अधिक परिणाम को दर्शाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 गुना अधिक परिणाम को दर्शाता है। अगर बात कर लेते हैं रिक्टर स्केल की, तो जैसे भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं, इनके 3 स्केल होते हैं, जैसे रॉसी केरल स्केल, मर्केली स्केल, रिक्टर स्केल। ये भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? वैश्विक स्तर, क्वेश्चन नंबर 60, वैश्विक स्तर पर चलने वाली निम्न में से कौन सी पवन गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्गस। वर्गस जो है गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है। वर्गस की बात करें तो ये दक्षिण अफ्रीका में जाड़े में चलने वाली गर्म हवा, जबकि पापागायो, जुरान तथा पैम्पेरो ठंडी स्थानीय पवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कर रहा है? निम्न में से किस क्रिया से मृदा की आर्द्रता रुक जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मल्य बनाना। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 62, विश्व के प्रमुख नहरों की उनकी अवस्थिति से सही सुमेल निम्न में से कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सू नहर जो है, सू नहर संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है, न कि इक्वाडोर में। ये हो जाएगा इक्वाडोर, इसका गलत हो जाएगा। इक्वाडोर जो है, सू नहर जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है। यह नहर सुपीरियर झील को वुरन झील से जोड़ती है। बाकी गोटा नहर स्वीडन से संबंधित है, कील नहर जर्मनी से संबंधित है, और स्वेज नहर मिस्र। ये तो बहुत एग्जाम में आया है। स्वेज नहर मिस्र में है, जिसे लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है स्वेज नहर। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? 63, निम्न में से किस घाटी का कारगिल कस्बे के लिए काफ़ी महत्व है? किस घाटी का कारगिल कस्बे के लिए काफ़ी महत्व है? तो क्वेश्चन नंबर 63 का ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरु घाटी। ऑप्शन नंबर डी, सुरु घाटी जो है वो कारगिल कस्बे के लिए काफ़ी महत्व है। अगर बात करें सुरु घाटी की, तो मूर्खा घाटी लद्दाख की घाटी प्रसिद्ध घाटी है, जो कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान के लिए मार्ग उपलब्ध कराती है। कश्मीर घाटी की अगर बात कर लेते हैं, तो महान हिमालय और फिर पंजाब श्रेणियों की जो मध्य अवस्थित बनिहाल दर्रा के द्वारा ही जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई है, जो कश्मीर घाटी से संबंधित है। नुब्रा घाटी कहाँ से कहाँ निकलने वाली है? ये सियाचिन हिमनद से निकलने वाली नुब्रा नदी द्वारा निर्मित जो है नुब्रा घाटी कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 64, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता कारक है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर हो जाएगा, उनकी ऊंचाई में भिन्नता होती है। शिमला और अमृतसर में जो एक ही अक्षांश पर है, परंतु इनकी जलवायु में भिन्नता का कारक क्या है? तो उनकी ऊंचाई में भिन्नता होती है। जलवायु को प्रभावित करने वाले अन्य कारक क्या क्या होते हैं? जैसे अक्षांश, हिमालय पर्वत की स्थिति, जल तथा स्थल का वितरण, ये सब के कारण जो है उनकी जलवायु में भिन्नता आती है। और जैसे समुद्र तल से ऊंचाई
वायुदाब तथा पवनों की लहरें जैसे उच्च आवाज, ये सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति बागान और अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम, केरल में, तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जबलपुर। जबलपुर जो है पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय है। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है। और वर्तमान में भारत के कुल कितने रेल मंडल हैं? तो वर्तमान में भारत के कुल 18 रेल मंडल हैं। जैसे पूर्व मध्य रेलवे कौन है? हाजीपुर। हाजीपुर जो कि रामविलास पासवान के द्वारा वहां बनवाया गया था। पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर। अगर पश्चिमी रेलवे की बात करें तो मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे कम नगरीकरण हुआ है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समस्तीपुर में जो है सबसे कम नगरीकरण हुआ है। समस्तीपुर का नगरीकरण बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला में जो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या थी और 96.5% निवास करती थी एवं सर्वाधिक शहरी जनसंख्या पटना 43.07% का ही है। तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि बिहार में मधेपुरा जिला का 31.1% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 68 क्या कह रहा है? बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 445 किलोमीटर जो है वो गंगा नदी की कुल लंबाई है बिहार से। और गंगा नदी की अगर हम लोग बात करते हैं तो गंगा नदी गंगोत्री से निकलते हुए उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार होते हुए जो पश्चिम बंगाल में पहुंचती है और पश्चिम बंगाल में वो पश्चिम बंगाल के से हो करके वो अपनी जल जो है बंगाल की खाड़ी में गिराती है। गंगा नदी की कुछ और बातें हम लोग जैसे कर लेते हैं। गंगा नदी बिहार के जो है चौसा जैसे बक्सर जिले से के निकट से ही बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। और गंगा नदी जो है गंगा नदी के किनारे बिहार के जो है 12 जिले जैसे कि स्टार्टिंग से बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, बेगूसराय, उसके बाद है खगड़िया के बाद हो जाएगा समस्तीपुर के बाद कटिहार के बाद भागलपुर, फिर लखीसराय के बाद हो जाएगा मुंगेर के बाद हो जाएगा 12 हो गया ना, कितना है? बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय तथा मुंगेर। हाँ 10, 11, 12 ये जो है स्थित है। गंगा नदी बिहार की पटना जिला में सर्वाधिक लंबी है। सबसे ज्यादा कहाँ है? पटना। और पटना जो नगर है वो भी गंगा नदी के तट पे बसा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है? पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर सी, केवल दोहरे तुतुंगुछ वाला आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर, वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्वेरकस से जो है वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क प्राप्त होता है। वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क के सुबेर से प्राप्त होता है। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप हायसिंथ को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नकरणीय नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चांदी की पन्नी जो है जैव निम्नकरणीय नहीं है। चांदी की पन्नी जैव निम्नकरणीय नहीं है। जूट की टोकरी, चमड़े का थैला तथा सूती वस्त्र जैव निम्नकरणीय है। वैसे पदार्थ जिन्हें सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन करके सरल पदार्थों में बदल दिया जाता है उन्हें जैव निम्नकरणीय पदार्थ कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से कौन से नियत तापी प्राणी है? नियत तापी प्राणी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्लू व्हेल जो है वो नियत तापी प्राणी है। ब्लू व्हेल की अगर बात करें तो ब्लू व्हेल एक नियत तापी प्राणी है।
तीन वर्ग के सभी प्राणी जो है उच्च तापी एवं नियत तापी होते हैं। जैसे पक्षी वर्ग के सभी प्राणी समतापी होते हैं, पक्षी वर्ग के सभी प्राणी समतापी होते हैं। नियत तापी जीव उन्हें कहते हैं जिनका रक्त का तापमान जलवायु के हिसाब से बदलता नहीं है, सभी जलवायु में एक जैसा ही बना रहता है, उसको नियत तापी जीव कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है ए बी रक्त समूह में ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। रक्त समूह ए बी में एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। रक्त समूह की बात करें तो रक्त समूह का खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में किया गया था। मनुष्यों के रक्तों की भिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्त कण में पाई जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे एंटीजन कहा जाता है। किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार की जो प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा है, जिन्हें एंटीबॉडी कहते हैं। रक्त समूह ओ की बात करें तो रक्त समूह ओ जो है वो सर्वधाता, जिसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। एवं रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है। ये यूनिवर्सल रिसीवर के रूप में रक्त समूह को ए बी को कहते हैं, क्योंकि इनमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है और यूनिवर्सल डोनर में कोई एंटीजन नहीं होता है, इसलिए उन्हें यूनिवर्सल डोनर। सीधा सीधी अगर बात समझिए तो रक्त ओ को यूनिवर्सल डोनर, उनमें कोई एंटीजन नहीं होता है, और रक्त समूह ए बी जो यूनिवर्सल रिसीवर होता है, इनमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। और बात कर लेते हैं RH फैक्टर की खोज जो है लैंडस्टीनर और वीनर ने मिल करके किया था, RH फैक्टर की खोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर का तापक्रम के संबंध में क्या सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में घटता है। देखिए मनुष्य का जो शरीर का जो तापक्रम होता है वो बिल्कुल सदैव एक जैसा ही टेम्परेचर बना रहता है। वो मौसम का टेम्परेचर कभी हाई कभी कम होता है। इसके कारण मनुष्य के शरीर का जो टेम्परेचर का जो आभास होता है वो देखने को मिलता है। जैसे ठंडा में टेम्परेचर ऐसा महसूस होगा कि जैसे गर्म है, तो वो टेम्परेचर ठंडा है। मनुष्य का शरीर का टेम्परेचर है वो सेम रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है? शहद जिसमें शक्कर की उच्च सांद्रता पाई जाती है सड़ता नहीं है, क्योंकि शहद में ऑक्सीजन का अभाव रहता है, अतः जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह पाता। नहीं, इनमें प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो जीवाणु के आक्रमण को रोक देते हैं। नहीं। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? उच्च परासरणीय सामर्थ्य के घोल से पानी निकल जाने के कारण जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह पाते हैं। जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वास्थ्य समस्या फ्लोराइड की कमी के कारण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दांत का क्षरण की कमी के कारण जो होता है एक समस्या फ्लोराइड की जो है कमी कारण होता है एक स्वास्थ्य समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 77 क्या कह रहा है? वपनीनियन क्या है? तो वपनीनियन है बंद डिब्बों में फल संरक्षण करने का तरीका। ऑप्शन नंबर ए, बंद डिब्बों में फल संरक्षण करने का तरीका वपनीयन कैनिंग कहलाता है। जैसे वपनीयन को डिब्बा बंदी भी कहते हैं, जो भोजन को ऐसे कंटेनरों में संग्रहित करके खराब होने से बचाने की जो विधि है, उस विधि को जिन्हें भलीभांति बंद करके सील कर दिया जाता है। इस विधि द्वारा वायुरोधी कंटेनर जैसे मेसन जार जैसे स्टील या टीन का डिब्बा में खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है? सन 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया था। निम्न में से कौन इसमें शामिल नहीं है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पंजाब के जो शासक हैं वो नहीं थे, जैसे सर दिनकर राव थे, बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा थे, ये थे, पंजाब के शासक नहीं थे। लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने बनारस के राजा को, पटियाला के महाराजा तथा सर दिनकर राव को मनोनीत किया था। 1861 ईस्वी में भारत परिषद अधिनियम के तहत कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई थी। वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। ये जो 1861 इसमें मुख्य जो है, अगर एग्जाम के परस्पर से समझना है तो ये भी पॉइंट जो आपको याद रखना है कि 1861 के जो भारत परिषद अधिनियम के तहत कानून बनाने की जो प्रक्रिया हुई थी उसमें जो है वायसराय के कुछ भारतीयों को विस्तारित रूप से परिषद के गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। वो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत ही कानून बनाने की प्रक्रिया हुई थी। और फिर 1862 में लॉर्ड कैनिंग के जो 3 थे, सर दिनकर राव, बनारस के राजा और पटियाला के महाराज जो है वो 1862 में मनोनीत हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 79, लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। फ्रांस की जो है वो देन है। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। लिखित संविधान की अवधारणा जो फ्रांस की देन है। और प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द फ्रांसीसी क्रांति से ही प्रेरित है। भारत की गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस की गणतंत्रात्मक व्यवस्था पर आधारित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 प्रावधान करता है। 28 करता है ऑप्शन नंबर बी, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की स्वतंत्रता। अगर इस नहीं इसका ये 25 से 28 तक है, वो है धर्म की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की स्वतंत्रता नहीं, सॉरी गलती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। हम डी वाला ऑप्शन नहीं पढ़े थे, धार्मिक जैसे दिखा हमको तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के बारे में हम बता दिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 25 से 28 तक जो है वो धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के बाद कहा गया है, जिसमें 28 में यही कथन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अनुच्छेद 39 के संबंध में असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा व राज्यसभा विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों हेतु संस्थानों के आरक्षण का प्रावधान निष्प्रभावी कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 104वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग बात करें, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अनुच्छेद 269 से संबंधित करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है, परंतु इसकी प्राप्तियों को किसके द्वारा निर्धारित रीति से राज्यों में बांट दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद के द्वारा राज्यों में बांट दिया जाता है। स्पीड में देखते हैं, टाइम भी हो गया थोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 84, संविधान के किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में पृथक व्यवस्था की गई और उन्हें शासन प्रशासन के लिए बंद किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छठी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगर हम लोग बात करें संविधान के अनुसूची के, तो संविधान की अनुसूची जो है 5वीं अनुसूची में जो है अनुसूचित जातियां और जनजातियों के बारे में हम लोग को पढ़ने को मिलता है। 7वीं जो हो गया शक्ति का विभाजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 85, मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था, मानवाधिकार आयोग जो है किस प्रकार की संस्था या निकाय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांविधिक स्वायत्ता। चलिए, और ये जो क्वेश्चन है वो बिहार दरोगा क्वेश्चन में भी आया था
मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है? सांविधिक स्वायत्ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, राज्य के विधानमंडल के सत्र सत्रावसान व विघटन से जुड़ा अनुच्छेद क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 174। इसका राइट आंसर हो जाएगा 174। अगर अनुच्छेद 174 की बात करें तो अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल का यह विधायी शक्ति है, राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत या सत्रावसान और विघटित कर सकता है। अनुच्छेद 172 की बात करें तो राज्य विधायिकाओं का कार्यकाल के बारे में जानकारी देता है। अनुच्छेद 173 राज्य विधायिकाओं की सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में जानकारी देता है। और अनुच्छेद 177 की बात करें तो सदनों से संबंधित मंत्रियों तथा महाधिवक्ता के अधिकार के बारे में हम लोग जानकारी देता है, अनुच्छेद 177। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 87 क्या कह रहा है? भारत के संविधान समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है समवर्ती सूची के अवधारणा को ग्रहित किया गया है। अगर बात कर लेते हैं कि भारतीय संविधान में जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए अन्य प्रावधान क्या क्या है, तो जैसे प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। केंद्र राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में जो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की जो स्वतंत्रता है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? चूज द करेक्ट प्रीफिक्स फॉर द ब्लैंक्स गिवन बिलो। मतलब यहाँ पे कह रहा है एक जो प्रैक्टिकल के पहले ये क्या लगेगा, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन टाइप का दिया गया है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 88 का सी, इम्प्रैक्टिकल। टेस्ट में हम सही मारे थे, हम भी अंदाजा ही लगा दिए थे। ठीक, चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 89 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 89 क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट कंजक्शन फॉर द ब्लैंक्स गिवन बिलो। नो सूनर डिड आई स्टेप आउट डैश इट बिगेन टू रेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 89 का बी, देन। क्वेश्चन नंबर 90, द अपोजिट ऑफ लॉजिकल इज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलॉजिकल। क्वेश्चन नंबर 91, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ क्वेरल इज डैश। मतलब एडजेक्टिव कह रहा है, इस सेंटेंस का एडजेक्टिव क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेरलसम। क्वेश्चन नंबर 92 की बात कर लेते हैं तो क्या कह रहा है? द करेक्ट मीनिंग ऑफ द एडम्स टू बी टच्ड इज। एडम्स एंड फ्रेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेटफुल। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस। करेक्टली, ये करेक्ट वर्ड के बारे में चूज करने का ऑप्शन कह रहा है। एम्बैरस किस तरह से लिखा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम्बैरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है वह परीक्षा पास कर सका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ही कुड पास द एग्जाम। वह परीक्षा पास कर सका, बी। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है चूज द एरर इफ एनी इन द सेंटेंस गिवन बिलो। आई थिंक इंडिया विल विन द 2020 क्रिकेट मैच। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नो एरर। ये लाइन, ये जो सेंटेंस है बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 96, इसरो ने 2 सितंबर 2023 को अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया। इसमें कितने अलग अलग पैलाडे लगे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 96 जो है 7 पैलाडे लगे हैं। अगर आदित्य L1 की बात करें तो आदित्य L1 में 7 अलग अलग पेलोड लगे हैं जो सूर्य के विस्तृत अध्ययन करने के लिए जो है लगाए जाते हैं। आदित्य L1 को ही PSLV C57 नामक प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया था। इसका उद्देश्य सूर्य के विकिरण, उष्मा, कण प्रवाह तथा चुंबकीय क्षेत्र सहित सूर्य के व्यवहार और उनका पृथ्वी पर प्रभाव के बारे में जानकारी एकत्रित करना होता है। आदित्य L1 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम निगार साजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 क्या करा? समर्पण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 फरवरी को समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाता है।
समर्पण दिवस कब मनाया जाता है और किस लिए मनाया जाता है? समर्पण दिवस जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 11 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास 2023 किन देशों के बीच आयोजित होता है? तो ये हो जाता है भारत और मलेशिया। हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास 2023 जो है भारत और मलेशिया के बीच जो है आयोजित होता है। क्वेश्चन नंबर 99 क्या करा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 42, 42वां स्थान जो है बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 के भारत का स्थान 42वां है। और प्रथम स्थान पे अगर बात कर लेते हैं तो वो अमेरिका है, और अंतिम स्थान पे जो है वो वेनेजुएला है। प्रथम और भारत और अंतिम ये तीन जो है सूचकांक के जो जिस नंबर पे देश रहते हैं ये तीन याद रखना अगर एग्जाम के परस्पर से वो बहुत ज़रूरी है। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है लास्ट सेशन? 2023 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 88वां स्थान प्राप्त हुआ है। ग्लोबल 500 सूची में भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को 88वां स्थान प्राप्त हुआ है। एलआईसी की अगर बात कर लेते हैं एलआईसी को 107वां स्थान प्राप्त हुआ है। और इंडियन ऑयल की अगर बात कर लेते हैं तो इंडियन ऑयल को जो है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में 94वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए आज का सेशन हम लोग यही समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट मतलब बिहार पुलिस 11वां नंबर टेस्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।